हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अमन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के प्राचीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम जितने भी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसकी पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी पीडीएफ को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शकुंतलम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कालिदास जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? तो उनकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाने लगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का जो विस्तार था वो पश्चिमी समुद्री तट तक हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? तो समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को या फिर गुप्त वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी साइरस था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो शाक्य राजवंश से संबंधित गौतम बुद्ध ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि शाक्य राजवंश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व नेपाल लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो अशोक के अभिलेख में उसके एकमात्र पुत्र तीवर की चर्चा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत लिपि में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? तो सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद संहिता में उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद संहिता। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे?
तो हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः तांबा, टीन और कांस्य के बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा, टीन और कांस्य के। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से कौन सा पहला धातु था? तो वैदिक काल के लोगों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु तांबा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना तक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु स्वर्ण का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का ज्ञान नहीं था या फिर चांदी का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदाड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य कब किया गया था? तो मोहनजोदाड़ो का पुरातात्विक खनन कार्य सन 1922 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1922 ईस्वी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबंध लोग वैष्णव थे, शैव थे, नास्तिक थे या फिर प्रकृति पूजक थे। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर सिंधु की सभ्यता से संबंध लोग शैव थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? तो अजंता की गुफाओं में चित्र गुप्त काल या फिर गुप्त वंश से संबंधित चित्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं वो गुप्त वंश से संबंधित चित्र हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को था? तो वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय गुप्त युग को था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? तो हैनसंग ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां पे अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैनसोंग। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है? तो खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम आर्यभट्ट का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार एक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य काल से जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य काल। हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे पत्थर का हल, लकड़ी का हल, लोहे का हल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो हड़प्पा के निवासी ताम्रपाषाण युग में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक सकेंद्रन किस नदी के तट पर मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक सकेंद्रन जो है वो सिंधु नदी के तट पर मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तत्समकालीन सभ्यताओं से किन बातों में आगे थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तत्समकालीन सभ्यताओं से कपास की खेती में, उत्तम नगर आयोजन में एवं पक्की ईंटों का प्रचुर प्रयोग, तीनों में ही आगे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि वे लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो सामने तथ्य आए उनसे यही पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो नगर निर्माण कला में पारंगत थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेद का शाब्दिक अर्थ है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैदिक काल की सभ्यता तथा संस्कृति का मुख्य स्रोत है, तो वैदिक काल की सभ्यता तथा संस्कृति का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था, तो आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो था वो पशु चरण पर निर्भर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेदों तथा उपवेदों की कुल संख्या है, तो वेदों तथा उपवेदों की कुल संख्या 8 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य को भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। अगला प्रश्न है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा हुआ था? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था? तो विजयनगर शहर का दूसरा नाम हम्पी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गार्गी संहिता में किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख है? तो गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।